हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक बहुत ही फेमिलियर नेम रिएक्शन पे कॉल्ड हॉफमैन रीअरेंजमेंट। ये तुमने अपनी क्लास 12th में कर चुकी है। आज हम इसका करेंगे छोटा सा एडवांस्ड वर्जन, साथ में कुछ नया सीखेंगे और पूरी वीडियो का जो पीडीएफ वर्जन है उसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में, तुम वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो रीअरेंजमेंट जो है, जो हमने अब तक किया है, या तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, या नाइट्रोजन पे होती है, या ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होती है और उस पर हो रही होती है माइग्रेशन। दिस इज व्हाट वी हैव डन। और कार्बन पे जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होती है उस पर माइग्रेशन होती है, तो पिनाकोल, वेगनर, डेमजनोव वी हैव डन। नाइट्रोजन में हमने बेकमैन कर लिया था पिछली वीडियो में, और आज का हमारा टॉपिक है हॉफमैन रीअरेंजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो हॉफमैन रीअरेंजमेंट, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड, वन एंड द सेम थिंग। रिएक्शन वही है सेम जो तुम ऑलरेडी अपनी क्लास 12 में कर चुके हो, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। एमाइड को कन्वर्ट करना होता है प्राइमरी अमीन्स में, एक कार्बन कम हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जब तुम्हें कोई कन्वर्जन करनी होती थी, एक कार्बन कम करना होता था, वहाँ ये रिएक्शन तुम्हें याद आती थी। ठीक है जी। और कैसे हो रहा है? अमाइड को हम ट्रीट कर रहे हैं ब्रोमीन एंड NaOH, एंड वी आर गेटिंग NaBr, Na2CO3 एंड H2O ऑल्सो, राइट। तो पूरी रिएक्शन में ब्रोमीन NaOH का क्या काम है, मैकेनिज्म में समझते हैं। उससे पहले ये दो बातें समझ लेते हैं। अमाइड शुड हैव नो सब्स्टिट्यूएंट ऑन द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है उस पर दो हाइड्रोजन लगे रहने चाहिए। क्यों? अभी मैकेनिज्म में समझ आ जाएगा। और एक और बात, भाई इसको NH2 यानी प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट होना है ना, तो इसलिए नाइट्रोजन पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होनी चाहिए। और ब्रोमीन की जगह क्लोरीन भी यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सो मैकेनिज्म स्टार्ट होता है अमाइड से ही। अमाइड पर OH नेगेटिव का, इसको बाद में करते हैं, OH नेगेटिव का अटैक होता है। अब मैं तुम्हें यहाँ से थोड़ा सा कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। देखो, मैं मैकेनिज्म समझाऊंगी, तुम देखोगे, तुम्हें समझ आ जाएगा, लेकिन आई गारंटी कि कुछ दिनों बाद तुम भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे? क्योंकि तुम सिर्फ मैकेनिज्म इस रिएक्शन का देख रहे हो। मैं तुम्हें ये कहती हूँ कि तुम पीछे आगे वाले जो रिएक्शन है उनके साथ थोड़ा सा रिलेट करो। रिलेट करने से चीजें ज्यादा देर तक दिमाग में रहती हैं और तुम उसको समझ भी पाते हो। जैसे कि जब हम बेकमैन कर रहे थे तो वहां तुमने देखा कि कार्बन डबल बॉन्ड N जो है उसके साथ OH लगा था, कुछ ऐसा था, कीटोक्साइन। उसको तुम किससे ट्रीट कर रहे थे? प्रोटिक एसिड से, एंड H पॉजिटिव की प्रेजेंस में OH निकल रहा था, नाइट्रोजन पे हो रही थी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट। याद रखो, अभी पीछे बताया, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करनी है और उस पर माइग्रेशन करना है। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करनी है और उस पर माइग्रेशन करना है। दैट इज व्हाट वी वांट टू डू। सो यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ नाइट्रोजन के साथ H लगे हैं, तो H लगे हैं तो उनको तो कौन हटाएगा? OH नेगेटिव। तो इसलिए हमने डाला एक बेस NaOH। ठीक है। OH नेगेटिव क्या करेगा? H पॉजिटिव निकाल ले जाएगा और नाइट्रोजन पर आ जाएगा। पहले से तो एक लोन पेयर था, एक और आ गया, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज। तुम कहोगे यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं हो रही है। मैं कहूंगी वेट एंड वॉच। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन है ये ब्रोमोनियम आयन निकाल लेगा। ब्रोमीन में से क्या आ रहा है? ब्रोमोनियम आयन, और इलेक्ट्रोफाइल इज कमिंग। ठीक है। ब्रोमीन इज अ सोर्स ऑफ ब्रोमोनियम आयन। ब्रोमोनियम आयन आके इससे अटैच होगा एंड वी विल हैव फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्म्ड, N-ब्रोमोएमाइड। इसको याद रखो, मैं आगे इसको फिर से डिस्कस करने वाली हूँ तुम्हारे साथ। N-ब्रोमोएमाइड, N-ब्रोमोएमाइड, राइट। ओके, नाउ वी हैव, अब क्या होगा? नाइट्रोजन के साथ दूसरा जो हाइड्रोजन लगा था उसको फिर हटाएंगे, OH नेगेटिव के साथ फिर से ट्रीटमेंट होगी और दूसरा हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, एंड वी हैव एनायन ऑफ N-ब्रोमोएमाइड। अब तुम कहोगे दोनों हाइड्रोजन एक के बाद एक हट क्यों रहे? पहली बात तो ये कि कोई भी चीज जो होती है स्टेप वाइज होती है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों हाइड्रोजन एक बार में निकल जाएंगे। नहीं, पहले एक हाइड्रोजन निकाला, ब्रोमीन लगाया, फिर दूसरा हाइड्रोजन निकाला और हम पहुंचे एनायन ऑफ N-ब्रोमोएमाइड पर। Now, why this particular species is so important? Because यही वो जगह है जहां पर तुम्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिलेगा। This bromine comes out as a living group and this R goes to the nitrogen as a migrating group. समझ आई बात? Yes. So तुम कहोगे नाइट्रोजन पे तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है। भाई नाइट्रोजन कैन नॉट हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। मैंने बेकमैन में तुम्हारे साथ जो डिस्कस किया था वहां पर भी मैंने नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज नहीं क्रिएट किया था, तुम जाकर देख सकते हो। सो नाइट्रोजन इज नॉट गेटिंग ए पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जरूर हो रही है।
जब तुम लीविंग ग्रुप को निकालोगे तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, उसी को ही कंप्लीट करने के लिए R from the carbon it will come here, means something like this will happen. ये बॉन्ड गया, लिविंग ग्रुप जो है ब्रोमीन जो है वो Br नेगेटिव के फॉर्म में अब यहाँ से बाहर निकलेगा और R जो है वो यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा. दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर स्पीशीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये एक कंसर्टेड मैकेनिज्म शो करेगा. इंट्रामोलिकुलर 1-2 शिफ्ट तो होगा, लेकिन यू विल सी अ कंसर्टेड मैकेनिज्म, मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें ब्रोमीन का निकलना और एल्काइल ग्रुप का माइग्रेट करके नाइट्रोजन पे लगना, ये दोनों एक साइमल्टेनियस प्रोसेस होंगे. अब मैं यहाँ तुम्हें फिर से एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ. जब हम कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करके उस पर माइग्रेटरी ग्रुप लगा रहे थे, तो वहाँ मैंने तुम्हें पिनाकोल, वेगनर और डेमजनॉफ 3 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन करवाई थी, लेकिन तीनों में मैंने कोई ऐसा कंसर्टेड मैकेनिज्म शो नहीं करवाया. वहाँ पर सिंपली कार्बन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा था, कार्बोकैटायन की माइग्रेशन के थ्रू रीअरेंजमेंट हो रही थी और स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था. बट जब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगा तो मैंने करवा चुका है बेकमैन, अभी करवा रही हूँ हॉफमैन, नेक्स्ट कराऊंगी कर्टियस, फिर कराऊंगी शिमिट. इन चारों में तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंट बात है? कंसर्टेड मैकेनिज्म इज देयर. व्हाई? बिकॉज लीविंग ग्रुप अगर निकल रहा है तो तुम ये मत सोचो कि ये स्टेप वाइज प्रोसेस होगा कि लीविंग ग्रुप निकल रहा है तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर सेकेंड स्टेप में R आके लगेगा एज ए माइग्रेटिंग ग्रुप. नहीं, दिस whole has to happen in a single step. Why? Because nitrogen cannot possess positive charge for a long time. आई बात समझ? तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखो, अब तुम नहीं भूलोगे. ब्रोमीन यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में निकल आएगा एंड यू हैव आइसोसाइनेट फॉर्म्ड. नाउ दिस आइसोसाइनेट, अगर मैं इसके आगे लगा दूं मिथाइल, तो इसको कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट. दिस इज व्हाट? हाँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो वो गैस थी, ये वही गैस है. अब मिथाइल आइसोसाइनेट इज ए स्टेबल गैस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट रिएक्शन में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? OH नेगेटिव, NaOH. सो OH नेगेटिव क्या करता है? इस पर अटैक कर देता है तुरंत के तुरंत, और अटैक करता है तो फर्दर ये इस स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो स्पीशीज फॉर्म्ड हुए ये फर्दर हाइड्रोलिसिस के बाद तुम्हें दे देते हैं RnH2, CO2 एंड OH नेगेटिव. मतलब कहने का ये कि पूरे रिएक्शन में तुमने एक चीज़ इंपॉर्टेंट मतलब गौर की है कि एक तो कार्बन कम हो गया, ये पर्टिकुलर जो कार्बन है वो CO2 बन के बाहर आ रहा है, पहली बात. दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर स्पीशीज है वो है एनायन ऑफ N-ब्रोमोएमाइड. तीसरी बात, नॉट मिथाइल, जो भी आइसोसाइनेट यहाँ बना, आइसोसाइनेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड. वाई? बिकॉज जो बेस है उस पर तुरंत के तुरंत अटैक करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट मैकेनिज्म. ठीक है, अब याद रहेगा तुम्हें. अब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है टू नो, आगे क्यों नहीं बोल रहे. नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कायरल कार्बन अटैच टू कार्बोनिल ग्रुप. मतलब ये ऐसा कोई अगर केस में तुम्हें दे रही हूँ, मान लो ये R है तो इट विल रिमेन R, अगर ये S है तो इट विल रिमेन S. मतलब कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा. पिछली भी मैंने जितनी वीडियोस कराई उसमें यही बात बोली है कि जब तुम्हारा माइग्रेशन होता है जिस ग्रुप का, अगर वो ग्रुप कायरल है, वो कार्बन उसमें कायरल है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा. पीछे भी मैंने कोई एक्सेप्शन नहीं बताया, सब जगह हम रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ही कर रहे हैं. यहाँ पर भी मैं वही सेम बात बोलूँगी, दैट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज देयर. ठीक है, और तुम इस बात को ऐसे मत समझना कि भाई यहाँ से CO हट गया और NH2 आके लग गया. इस तरह से समझो कि ये जो पूरा एक माइग्रेटरी ग्रुप था जो कि कार्बन पे लगा हुआ था, अब किससे आके लग गया? वो नाइट्रोजन से आके लग गया. ये CO जो है, ये जो कार्बन है, ये तो कार्बोनेट की फॉर्म में बाहर आ रहा है ना. नाउ व्हेन यू हैव वन पर्टिकुलर आइसोमर गिविंग द सेम स्टीरियो आइसोमर, उसको तुम क्या कहते हो? उसको तुम कहते हो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी. यही कहते हो ना? हाँ. Okay, so this was point number 1. Now second point is it is possible to isolate N-haloamides. मैंने तुम्हें कहा था मैकेनिज्म में इस पर्टिकुलर को याद रखो, N-ब्रोमोएमाइड, इसलिए इसको हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन भी कहते हैं. N-ब्रोमोएमाइड इज मतलब इसको तुम आइसोलेट कर सकते हो. आइसोसाइनेट को नहीं कर सकते, N-ब्रोमोएमाइड को कर सकते हैं. कोई बात नहीं. चलो, N-ब्रोमोएमाइड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही वो है जो कि फर्दर
ट्रीटमेंट जो है OH नेगेटिव की प्रेजेंस में तुम्हें एनायन ऑफ एन ब्रोमोएमाइड देता है। ये H बड़े आराम से निकल जाता है। दिस एन ब्रोमोएमाइड इज हाईली एसिडिक। वाई? बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप लगा है ना, और यहाँ ये ब्रोमीन भी लगा हुआ है, तो H जो है वो तो H पॉजिटिव फॉर्म में आएगा ही बाहर। सो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसका क्या काम है वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दिस इज एन आयन ऑफ एन ब्रोमोएमाइड। ब्रोमीन का निकलना, आर का लगना, आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ H की जगह R लगा होता तो क्या फर्दर रीअरेंजमेंट होती? नहीं होती, राइट? सो ये बात जो है हमें ये कहती है कि एन हेलो अमाइड जो है उसका एनायन जो है वो फॉर्म होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। एनायन ऑफ एन हेलो अमाइड फॉर्म होता है, मतलब इससे ये स्टेप बनता है। ये स्टेप जो है वो क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है वो फर्दर फिर से यहाँ से निकल जाता है एंड वी गेट एनायन ऑफ एन ब्रोमोएमाइड। जो हेलोजिनेटेड एन एल्काइलमाइड है वो कोई भी रीअरेंजमेंट शो नहीं करते। ये फर्दर कोई ट्रीटमेंट या फर्दर कोई रीअरेंजमेंट शो नहीं करते हैं, राइट? ओके, रीअरेंजमेंट इज इंट्रामोलिकुलर। मान लो तुमने इन दोनों का एक मिक्सचर ले लिया जिसमें एक पर ड्यूटेरियम लगा है और दूसरे वाले केस में नाइट्रोजन जो है वो उसका दूसरा आइसोटोप ले लिया, 15 वाला ले लिया, तो क्या तुम्हें क्रॉसओवर प्रोडक्ट मिलेंगे? नहीं। जो ड्यूटेरियम वाला है वो वाला माइट तुम्हारा एज सच NH2 में कन्वर्ट होगा, और जो तुम्हारा नाइट्रोजन 15 वाला था वो भी एज सच ना NH2 में कन्वर्ट होगा विदाउट एनी क्रॉसओवर प्रोडक्ट। क्रॉसओवर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन 15 के साथ यहाँ पर भी D लगा हो और जो D वाला था उसके साथ भी नाइट्रोजन 15 लगा हो, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट, मतलब 4 प्रोडक्ट बने। ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा जो ये पर्टिकुलर है वो यही देगा, ये पर्टिकुलर तुम्हें यही देगा। आई बात समझ? और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीअरेंजमेंट इज एक्सेलरेटेड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ड्यू टू एंकीमेरिक इफेक्ट या एंकीमेरिक असिस्टेंस। ये पॉइंट मैंने तुम्हारे से डिस्कस किया था बैकवेन रीअरेंजमेंट में, वहां से समझ सकते हो। फिर भी थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ। कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे लगा है लिविंग ग्रुप और कार्बन पे लगा है माइग्रेटिंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप को निकलना है, माइग्रेटरी ग्रुप को यहाँ आके लगना है, यही कर रहे हैं हम लोग। अब अगर ये जो माइग्रेटिंग ग्रुप है ये मान लो बेंजीन होता, अराइल ग्रुप होता और इस पर लगा होता इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इनकी वजह से क्या ओवरऑल रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ता? ऑफ कोर्स पड़ता। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से इस बॉन्ड को बनाने में आसानी होती, बल्कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में वही बॉन्ड बड़ी मुश्किल से बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में रिएक्शन जो है वो एक्सक्लरेट कर जाती है, या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दी एंकीमेरिक असिस्टेंस। इसी को एंकीमेरिक असिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ इतनी नॉलेज के बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं, जैसे कि पहले वाले केस में कुछ नहीं है, CONH2 कन्वर्ट हो गया NH2 में, बाकी कोई चेंज नहीं है। कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री में यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। CONH2 कन्वर्ट इनटू NH2, यू कैन सी यहाँ पर जो है COH को अगर NH2 में कन्वर्ट, थोड़ा और पीछे जाना अगर हमें हो तो COH को स्टेरिफिकेशन करो, फर्दर उसको अमोनिया के साथ ट्रीट करो और तुम्हें CONH2 मिलेगा, फिर उसकी तुम ब्रोमोमाइड रिएक्शन करोगे एंड यू विल हैव एमाइन, राइट? तो ये भी कुछ ऐसी खास रिएक्शन थी। जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल, बीटा कैम्फोरेमिक एसिड। दिस इज अ सिस आइसोमर, बीटा कैम्फोरेमिक एसिड, and it is converting into this particular lactam. Now what is happening here is, यहाँ से हम एक्चुअली यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कोई इन्वर्जन नहीं होती है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज देयर। सो ये तुम्हारा CONH2 है, ब्रोमीन और NaOH के प्रेजेंस में ये बन जाता है NH2। ठीक है जी, COH में कोई चेंज नहीं है। अब तुम देख सकते हो ये सिस आइसोमर है, बिकॉज CONH2 और COH जो है वो दोनों सिस हैं एक दूसरे के, और पहले भी सिस थे, प्रोडक्ट में भी सिस है, तो इसका मतलब इन्वर्जन तो नहीं हुई है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है और सिस है, और ये फर्दर हीट होके H2O निकाल के कन्वर्ट हो जाता है लैक्टम में। ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके जुड़ जाते हैं, ये पूरा तुम्हारा ऐसे, तो ये बन जाता है एक 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है जी, तो ये भी कंफर्म यही कर रहा है दैट दिस सिस आइसोमर गिव्स यू दी सिस प्रोडक्ट और दिस सिस रिएक्टेंट गिव्स यू दिस सिस प्रोडक्ट, और ये लैक्टम इस बात का विटनेस है। समझ में आई ना बात? अगर मान लो तुम यहाँ पर ट्रांस यूज कर लेते तो ट्रांस में तो ये इस तरफ होता, ये इस तरफ होता,
आगे कन्वर्जन तो हो जाता है, CONH2 से NH2 बन जाता है, लेकिन फर्दर लैक्टम में कन्वर्जन नहीं होती, क्योंकि ये जो दोनों ग्रुप थे इनकी तो पोजीशन ही ट्रांस थी। ठीक है, सो लेक्ट से आइसोमर में लैक्टम फॉर्मेशन से यही हमें पता चलता है कि कोई भी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज देयर। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये मैं फिर तुम्हारे लिए छोड़ती हूँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो समझाने वाला हो, तुम्हें आराम से समझ आ जाएगा। नाउ वी हैव दिस पर्टिकुलर केस। क्या होता है कि ये है नियोपेंटाइल अमाइड। अब नियोपेंटाइल अमाइड की अगर तुम ब्रोमिनेशन करो तो वो बनाता है नियोपेंटाइल अमीन। तो ये जो नियोपेंटाइल अमीन है ना, इसकी डायरेक्ट सिंथेसिस वैसे है, बट अगर तुम्हें एक तरीका ये भी है, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इस तरह के कंपाउंड्स बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। सो वन ऑफ द वेज इज कि तुम जो एमाइड है उसको उसकी हॉफमैन ब्रोमाइड करके उसको कन्वर्ट कर सकते हो उसके रिस्पेक्टिव अमीन में। ठीक है ना, तो ये प्रोडक्ट तुम ऐसे भी बना सकते हो। और लास्ट जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है ये, जिसमें कुछ नहीं है, वही सेम चीज़ हो रही है, CONH2 इज कन्वर्टिंग इनटू NH2, बात वही है। फर्क बस इतना है कि यहाँ मैंने DBDMH यूज़ किया है। अब तुम कहोगे ये क्या चीज़ है? दिस DBDMH इज 1,3-डिब्रोमो-5,5-डाइमिथाइल और ये है इसका स्ट्रक्चर। इट इज़ अ सोर्स ऑफ ब्रोमीन, और आई वुड बेटर से इट इज़ अ सोर्स ऑफ ब्रोमोनियम आयन। अब पीछे हमने क्या किया, जो Br2 था वो किसका सोर्स था? ब्रोमोनियम आयन का या इलेक्ट्रोफाइल का। अगर ब्रोमीन की जगह हम कोई और रिएजेंट यूज कर लें जो ब्रोमोनियम आयन का ही सोर्स बन रहा है, तो क्या उसको यूज नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो ब्रोमीन की जगह अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ लिखा गया, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिएजेंट, इसको मैं कहीं और भी बाद में जाके तुम्हें करवाऊंगी, जब हम सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट करेंगे वहां पे मैं फिर से करवाऊंगी इसको, बट यहाँ पर भी ध्यान रखो। सो दिस पर्टिकुलर रिएजेंट, द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएजेंट एंड टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड THF, और ये सारे टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज अ फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट। ठीक है ना, इसको अलग से कहीं पर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो इसकी प्रेजेंस में भी ब्रोमीन जो है एज अ ब्रोमोनियम आयन जो है उसका सोर्स होता है ये भी, और इसलिए ये भी CONH2 को NH2 में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज द रिएक्शन कंडीशन। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक ही पर्टिकुलर रिएजेंट देखकर उसी से ही हमेशा तुम्हें क्वेश्चन आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ और भी रिएजेंट हो सकते हैं जो कि ब्रोमोनियम आयन के सोर्स हैं, वो भी पूछने को आ सकते हैं, तो तुम्हें करना आना चाहिए। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट हमने बीच में पढ़े, उनका क्या रोल है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। आई होप तुम्हारे कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे, एंड आई होप कि ये कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में गए होंगे, मैकेनिज्म समझ आया होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लेंगे कर्टियस रीअरेंजमेंट, देखते हैं उसमें क्या होता है, and the PDF file is there in the description or comment box. All the very best. We will meet in the next video. Thank you.